तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वज रहा करते थे और उनकी जिंदगी के जो राज हैं वो पत्थरों, हड्डियों और गुफाओं में आज भी छिपे हुए हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि बिना किसी किताब या लिखे हुए शब्दों के हम उस जमाने के बारे में जान कैसे सकते हैं? तो इसका जवाब उन सुरागों में छिपा है जो वो लोग हमारे लिए पीछे छोड़ गए। तो इसका मतलब है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद है वो एक तरह से जासूस बन जाते हैं। वो इन छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये सुराग हैं क्या? ये है पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और यहाँ तक कि राख के निशान भी। ये सारी चीजें हमें उन जगहों पर मिलती हैं जहाँ शुरुआती इंसान रहा करते थे, खासकर नदियों और झीलों के आसपास। कुछ शुरुआती पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मांस और हड्डी काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल खुरचने, फल और जड़ें काटने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों को शिकार के लिए भाले और तीर बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल से जोड़ा जाता था। दूसरे औजारों का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया जाता था, जिसका इस्तेमाल जलाने की लकड़ी के तौर पर किया जाता था। लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखिए, कुछ जगहें बहुत खास होती हैं। जिन जगहों पर बहुत सारे पत्थर के औजार, बेकार पत्थर के टुकड़े और पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक मिलके हैं, उन्हें फैक्ट्री स्थल कहा जाता है। मतलब ये वो जगह थी जहां औजार बनाए जाते थे। चलिए इसके बाद अपनी जांच शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग क्या है। वो है पत्थर के औजार। ये जो पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं ना, इन्हें बस मामूली पत्थर मत समझिए। ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ थे, एक तरह के मल्टी टूल। इनसे मांस और हड्डियां काटी जाती थीं, पेड़ों की छाल छीली जाती थीं, जानवरों की खाल खुरची जाती थीं, यहाँ तक कि फल और जड़ें भी काटी जाती थीं। और तो और, इन्हीं को लकड़ी के साथ जोड़कर भाले और तीर बनाए जाते थे। शिकार के लिए ये कितने जरूरी रहे होंगे, सोचिए जरा। चलिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्री स्थलों की बात करते हैं। भारत के नक्शे पर लाल त्रिकोण से अंकित किए गए स्थान वे स्थान हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट को शिकारी संग्रहकर्ता अर्थात हंटर गैदरर्स के प्रमाण मिले हैं। हालांकि हंटर गैदरर्स और भी कई स्थानों पर रहते थे, लेकिन नक्शे पर उनमें से कुछ ही दिखाए गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं भीमबेटका, हुजंगी और कुरुनूल गुफाएं। ये पाषाणकालिक स्थान हैं। अनेक स्थान जल स्रोत जैसे नदियों और झीलें के पास पाए गए हैं। और जब खोजबीन हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट को खास तौर पर दो तरह की जगह मिली। एक तो थी फैक्ट्री साइट्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो जगह थी जहां बस औजार बनाने का काम होता था। यहाँ आपको पत्थरों के टुकड़े, अधूरे औजार, बेकार की छिपटियां, ये सब मिलता है। और दूसरी जगह थी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब वो जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते भी थे और साथ साथ औजार भी बनाते थे। और कुछ जगहें तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं। इनमें से भी प्रमुख हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। ये एक तरह की हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। मतलब लोग यहाँ रहते भी थे और अपने औजार भी बनाते थे। ये उनका घर और वर्कशॉप दोनों एक ही जगह था। अच्छा, तो चलिए इन सारे सुरागों में से सबसे आम सुराग पर ध्यान देते हैं, यानी पत्थर के औजारों पर। ये साधारण से दिखने वाले पत्थर उस समय के इंसानों की समझदारी और उनके हुनर की पूरी कहानी कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे। पर सोचने वाली बात तो ये है कि एक चिकने गोल पत्थर को एक तेज धार वाले औजार में आखिर बदला कैसे गया होगा। तो देखिए, औजार बनाने के दो खास तरीके थे। पहला, जिसे कहते हैं स्टोन ऑन स्टोन या पत्थर पर पत्थर। इसमें एक पत्थर, जिसे कोर कहते हैं, उसे हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से उस पर चोट की जाती थी। हर चोट से छोटी छोटी परतें निकलती थीं, जब तक कि औजार को सही आकार और धार नहीं मिल जाती थी। और दूसरी तकनीक थी प्रेशर फ्लेकिंग, यानी दबाव वाली तकनीक, जिसे दबाव शल्कन कहते हैं। इसमें कोर को एक सतह पर रखकर उसके ऊपर हड्डी या पत्थर का एक टुकड़ा रखा जाता था। फिर उस टुकड़े पर हथौड़े वाले पत्थर से वार करके और भी बारीक और सटीक आकार दिया जाता था।
ये कारीगरी में एक बहुत बड़ा कदम था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ सिर्फ आता है। इंसानी हुनर के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुनिया के बारे में भी है जिसमें वो रहते थे, और वो दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 12,000 साल पहले ये वो वक्त है जब सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने एक स्विच दबा दिया हो और आइस एज यानी हिम युग खत्म होने लगा। हजारों सालों से ठंड में जकड़ी हुई धरती अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। इस स्लाइड में ये बदलाव कितना साफ दिख रहा है ना? ठंडी और सूखी दुनिया की जगह एक गर्म दुनिया ने ले ली। जहां पहले कम पेड़ पौधे थे, वहां अब बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। और घास के मैदानों के साथ आए घास खाने वाले जानवर, जैसे हिरन, भेड़ और मवेशी। और इस बदलाव ने एक क्रांति ला दी। इंसानों ने इन जानवरों के झुंडों का पीछा करना शुरू कर दिया, उनकी आदतों को समझा, जिससे आगे चलकर पशुपालन की नींव पड़ी। मछली पकड़ना भी अहम हो गया। और साथ ही लोगों ने प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनाज जैसे गेहूं और जौ इकट्ठा करना और उनके बारे में सीखना भी शुरू कर दिया। और अब हम सिर्फ जीने के औजारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात के सुराग खोजेंगे कि वो सोचते कैसे थे, उनके मन में क्या चल रहा था। क्या वो सिर्फ पेट भरने की सोचते थे या उससे कहीं ज्यादा कुछ थे? आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में राख के निशान मिले हैं, एक ऐसा सुराग जो एक बहुत बड़ी खोज का दरवाजा खोलता है। और जानते हैं वो सुराग क्या था? राख के निशान। जी हाँ, ऐश। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने के लोग आग का इस्तेमाल करना जानते थे। और आग सिर्फ एक तकनीकी खोज नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। आग ने उन्हें अंधेरे में रोशनी दी, जानवरों से बचाया, और सबसे जरूरी एक जगह दी जहां सब साथ बैठ सकते थे, शायद कहानियां कह सकते थे। और अब एक ऐसी खोज जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। शुतुरमुर्ग प्रागैतिहासिक भारत में सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र के पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके बड़ी तादाद में मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये विशाल पक्षी कभी इस उपमहाद्वीप में घूमते थे। और ये सिर्फ खाने के सबूत नहीं थे, इन छिलकों पर डिजाइन उकेरे गए थे, इनसे मन के यानी बीड्स बनाए गए थे। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ पेट नहीं भर रहे थे, बल्कि अपनी दुनिया को सुंदर बना रहे थे, खुद को सजा रहे थे। ये सिंबलिज्म की शुरुआत थी। और ये कला सिर्फ छोटे छोटे मनकों तक सीमित नहीं थी। इसका सबसे शानदार रूप हमें भीमबेटका जैसी जगहों पर गुफाओं की दीवारों पर मिलता है। ये सिर्फ जानवरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये कहानियां हैं, शायद शिकार के किस्से या कोई धार्मिक अनुष्ठान। ये हमें उनके दिमाग के अंदर झांकने का एक सीधा मौका देते हैं। तो हमने सारे सुराग देख लिए, औजार, आग, कला। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समय रेखा यानी टाइमलाइन बनाते हैं, ताकि हम इस लंबे इतिहास को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो सबसे पहले और सबसे लंबे दौर को पुरातत्वविद पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, पेरेओ यानी पुराना और लिथोस यानी पत्थर। तो इसका मतलब हुआ पुराना पाषाण युग। और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये दौर कितना विशाल था। जरा सोचिए, इंसान के पूरे इतिहास के बारे में, पहले इंसान से लेकर आज तक। अब कल्पना कीजिए कि उस पूरी टाइमलाइन का 99% हिस्सा सिर्फ पुरापाषाण काल था। हमारा पूरा आधुनिक इतिहास, हमारी सारी सभ्यता उस विशाल समय रेखा के सामने बस एक पलक झपकने जैसा है। तो ये है पूरी समय रेखा। पुरापाषाण काल के बाद 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के साथ मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड शुरू हुआ, जिसमें छोटे पत्थर के औजार या माइक्रोलिथ बनने लगे। और फिर 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल यानी न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई, जो एक नई क्रांति लेकर आया। हमने उनके औजार, उनकी कला और उनके समय को तो समझ लिया, लेकिन अंत में हम उस सबसे गहरे सवाल पर वापस आते हैं कि वो लोग कौन थे, उनके समाज में काम कैसे बटा था। क्या महिलाएं शिकार करती थीं, क्या पुरुष चित्र बनाते थे, या क्या वो ये सब काम एक साथ मिलकर करते थे। महिलाएं गुफाओं में पेंटिंग करती थीं या पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। ये ऐसे सवाल हैं जिनके पक्के जवाब हमारे पास नहीं हैं। हाँ, हमारे पास दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि शायद मर्द और औरतें ज्यादातर काम मिलकर करते होंगे, और दूसरी संभावना ये है कि कुछ काम सिर्फ औरतें करती होंगी और कुछ सिर्फ मर्द।
और ये भी हो सकता है कि अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग परंपराएं रही हों। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी न मिले, और यही बात हमारे अतीत को इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, जैसे हम आज इन पत्थर के औजारों और गुफाओं की पेंटिंग से लाखों साल पुराने अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आज से 10 लाख साल बाद हमारी जिंदगी के, हमारे समाज के कौन से सुराग बाकी रहेंगे और वो भविष्य के लोगों को हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।